नमस्कार साथियों, मैं हूं नवदीप और आप देख रहे हैं स्वयं की प्राइवेट क्लासेस। तो आज हम लास्ट डे में हमने यहाँ छोड़ा था। जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स क्या होते हैं ये हम लोगों ने पहले भी बात हो चुकी है, पर एक बार फिर से देख लेते हैं। तो अब ये है अपना टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर होते हैं छोटे छोटे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। उन ट्यूब्यूल के अंदर क्या होता है? उन ट्यूब्यूल के अंदर बनते हैं स्पर्म्स या स्पर्मेटोजोआ। ट्यूब्यूल्स के अंदर दो तरीके की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। एक का नाम होता है जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया, जिनसे जो है स्पर्मेटोसाइड और स्पर्मेटिड्स बनते हैं। और एक होती है सर्टोली सेल्स, जो कि ट्रायंगुलर इन शेप होते हैं और इन्हें सपोर्टिंग या नरिशिंग सेल्स भी कहा जाता है। मदर सेल, नर्स सेल, इन नामों से इसको जाना जाता है। दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल्स। तो इनका क्या काम है? जो जर्म सेल्स हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना सर्टोली सेल्स का काम है। सर्टोली सेल्स को जो है टेस्टिस, ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाने के लिए भी इसका नाम आता है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे कौन सी सेल्स हैं जो ब्लड और टेस्टिस के बीच में बैरियर बनाती हैं, तो वो है सर्टोली सेल्स। दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल्स। तो ये इनका क्या काम है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना जर्म सेल्स को। द हार्मोन एफएसएच एक्ट ऑन दीज सर्टोली सेल्स एंड हेल्प देम टू प्रोड्यूस एबीपी। तो एक थी अपनी जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के जो बाहर वाली सेल्स थी, उन्हें हम बोलते थे इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स। उनके ऊपर कौन एक्ट करता था? एलएच हार्मोन। पर जो इसके अंदर है, सेमनीफेरस के ट्यूब्यूल के अंदर जो सेल्स हैं उन्हें हम बोलते हैं मतलब उसके ऊपर कौन सा हार्मोन एक्ट करता है? उनके ऊपर एक्ट करता है एफएसएच हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कि ये क्या हो रहा है? ओके। तो एफएसएच हार्मोन एक्ट करेगा सर्टोली सेल्स पर और क्या बनवाएगा? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एबीपी। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सर्टोली सेल्स से बनवाएगा एफएसएच हार्मोन। और एबीपी का, जैसे आप खुद भी देख सकते हो, एंड्रोजन, एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन, बाइंडिंग उनको बाइंड करके रखेगा। ये एक ऐसा प्रोटीन होगा ये। तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उनके अंदर कंसंट्रेशन जो है टेस्टोस्टेरोन की, वो बढ़ाएगा। और टेस्टोस्टेरोन की जब कंसंट्रेशन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बढ़ेगी, उसी से जो है स्पर्मेटोजेनेसिस होगी। उसी वजह से, उसी के हार्मोन के इन्फ्लुएंस से जो है स्पर्मेटोजेनेसिस होगी। समझ गए होगे आप लोग? ये अपना टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ट्यूब्यूल के आसपास का एरिया जो खाली एरिया है उसके अंदर कौन सी, उस स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। और उस स्पेस के अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ट्यूब्यूल्स के अंदर दो तरीके की सेल्स होती हैं। एक को हम जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, दूसरी को हम सर्टोली सेल्स बोलेंगे। जर्म सेल्स वो सेल्स हैं जिनसे आगे चल के स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड्स, ये सब बनेगा। सर्टोली सेल्स, इन्हें नर्स सेल भी बोलते हैं, ट्रायंगुलर इन शेप होती हैं। स्पोर्टिंग सेल्स भी बोलते हैं, मदर सेल्स भी बोलते हैं, नरिशिंग सेल्स भी बोलते हैं। इनका काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ एफएसएच हार्मोन, एफएसएच हार्मोन के अंडर इनके ऊपर क्या एक्ट करेंगे? एफएसएच हार्मोन। और वो क्या बनवाएंगे इनसे? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एबीपी। और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगी कि ये जो प्रोटीन है वो बाइंड कर लेगा किसको? एंड्रोजन को, टेस्टोस्टेरोन को। किसके अंदर? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कंसंट्रेशन हाई किसका होगा? टेस्टोस्टेरोन का। और उसी की वजह से जो है स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होगा। आगे चलते हैं। ऑन ऑल द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जॉइन एट द पॉइंट कॉल्ड रेटिटेस्टिस। तो सारे के सारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं? रेटिटेस्टिस। सारे के सारे जो ट्यूब्यूल्स हैं वो इकट्ठा होके रेटिटेस्टिस पर ज्वाइन करते हैं। द रेटिटेस्टिस ओपन इनटू वास वास एफरेंशिया। ऊपर भी आप लोगों को बताया था कल के लेक्चर में
कि रेट सेमनी जैसे यहाँ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इनसे निकलेंगे रेटिटेस्टी, ये देख लीजिए, ये है अपने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ये मिलके क्या बना लेंगे आगे जाके, ये बना लेंगे, एक सेकंड थोड़ा सा और बना लेते हैं अपन, ये मिलके बना लेंगे अपना रेटिटेस्टिस। ये कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है, ये अपने बन गया बीच में, ये हो गया रेटिटेस्टिस। और ये आगे चल के क्या बनाएगा, वासा एफ्रेंसिया, जो कि किस में मिल जाएंगे, ये अपनी एपिडिडाइमिस हो गई, उसके अंदर मिल जाएंगे। और ये एपिडिडाइमिस हेड वाला पोर्शन कापुट, बॉडी वाला कॉर्पस, और टेल वाला कोड़ा। और इससे क्या निकल जाएगी अपनी फिर सेम जो है वास डेफरेंस। ये अपने क्या हो गए, टेस्टिस हो गए, या एपिडिडाइमिस, और ये वास डेफरेंस निकल गया। ओके। टू हॉर्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, उससे दो हार्मोन जो है सीक्रेट होते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम भी क्या होता है, एडेनो हाइपोफाइसिस बोला जाता है। तो एडेनो हाइपोफाइसिस, एक सेकंड रुकिएगा। तो जो एडेनो हाइपोफाइसिस है, उससे दो हार्मोन रिलीज होते हैं। एक है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि किसके ऊपर एक्ट करेगा, सर्टोली सेल्स के ऊपर, और क्या बनवाएगा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। पीछे देख लिया, वही बातें हैं। इसके बाद जो दूसरा है वो एलएच हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो किसके ऊपर एक्ट करेगा, इंटरस्टिशियल सेल्स के ऊपर, और क्या बनवाएगा, टेस्टोस्टेरोन। और जो टेस्टोस्टेरोन है वो फिर बाद में जाके डिफ्यूज हो जाएगा स्पर्मेटोगोनिया के अंदर, या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, और वो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करवाता है। बस इतना था। फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन के क्या क्या फंक्शंस होंगे, प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमीट, ये स्पर्म सेल्स बनवाने में हेल्प करेगा। दूसरा, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि मसल्स का ग्रोथ, या टेस्टिकुलर ग्रोथ, ये सब चीजें जो भी एक मेल को एक फीमेल से अलग करते हैं, वो वाले जो कैरेक्टर्स हैं, वो कौन बनवाएगा, टेस्टोस्टेरोन। हेल्प्स इन डेवलपिंग सेकेंडरी मेल सेक्स कैरेक्टर्स एंड डिफर द मेल फ्रॉम फीमेल। ओके। इसके बाद हम बात करते हैं स्क्रोटम की। स्क्रोटम क्या होता है, ये एक थैलीनुमा जो है स्ट्रक्चर होता है, ए पाउच ऑफ थिक स्किन विच कंटेन्स। तो एक पाउच होता है, एक तरीके से एक थैला होता है, मोटी चमड़ी का, स्किन का, दैट कंटेन्स टेस्टिस, जिसके अंदर क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं। इट कंटेन लॉट्स ऑफ सेबेशियस ग्लैंड। इसके ऊपर बहुत सारी सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं। सेबेशियस ग्लैंड्स क्या होती हैं, दो तरीके की ग्लैंड्स होती हैं, एक होती हैं स्वेट ग्लैंड्स, और एक होती है सेबेशियस ग्लैंड्स। तो सेबेशियस ग्लैंड्स क्या होती हैं, ये ऑयल सीक्रेट करती हैं, सीक्रेट स्टिकी सब्सटेंस, ऑल्सो कॉल्ड एज स्वेट ग्लैंड्स। ये गलत लिख रखा है इन्होंने। इट हैज फाइन हेयर्स ऑन द सरफेस ऑफ स्क्रोटम। तो स्क्रोटम की सरफेस पर काफी ज्यादा हेयर्स होते हैं। इट ऑल्सो कंटेन लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स। इसके अंदर स्मूथ मसल की लेयर भी होती है, जो अपना स्क्रोटम है उसके अंदर। इट ऑल्सो डिवाइड स्क्रोटम इंटू टू पार्ट्स फॉर बोथ टेस्टिस। दो भागों में, स्क्रोटम को दो भागों में ये डिवाइड करता है ट्यूनिका डार्टस, ताकि दोनों जगह, दोनों तरफ से जो भी दोनों टेस्टिस हैं, उनको अलग अलग अपना स्पेस मिल जाए। देन these testes are attached with scrotum or tunica dartus through tunica vaginalis. Location of scrotum in cow bull, buffalo bull, sheep, goat, dogs is between thighs. तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, लोकेशन कहाँ होगी इनके स्क्रोटम की, काउ बुल, बफेलो बुल, sheep, गोट, डॉग, इनकी तो थाइज के बीच में होगी। पर जो स्वाइन्स हैं,
उनकी जो लोकेशन होगी स्क्रोटम की वो होगी पेरिनियल रीजन में। पेरिनियल रीजन क्या होता है? जैसे ये एनएस है, एनएस के नीचे वाले, नीचे क्या हमें देखने को मिलेंगे इसके अंदर? जो है टेस्टिस या स्क्रोटम देखने को मिलेगा। किसके अंदर? एक सुअर के अंदर, पिग के अंदर। बाकी वही सब चीजें हैं। टेस्टिस आर अटैच्ड विद इनग्वाइनल रीजन थ्रू स्पर्मेटिक कोर्ड। हमने पहले भी बात करी है कि जो टेस्टिस हैं वो ऊपर इनग्वाइनल रीजन से किससे जुड़े हुए हैं? स्पर्मेटिक कोर्ड से। स्पर्मेटिक कोर्ड के अंदर क्या क्या होते हैं? टेस्टिकुलर आर्टरी प्रेजेंट होंगी, वेन्स प्रेजेंट होंगी, वासा वास डेफरेंस प्रेजेंट होगा, नर्व्स प्रेजेंट होंगी, क्रेमास्टर मसल्स प्रेजेंट होंगी जो कि टेस्टिस को सपोर्ट करेंगी। आर्टरी क्या करेंगी? ब्लड लाएंगी, वेन्स ब्लड वापस लेके जाएंगी, वास डिफरेंस जो है एपिडिडाइमस से जो है ट्रांसपोर्ट करेगा स्पर्म्स का। नर्व्स क्या करेंगी? जो है नर्व सप्लाई होगी यहाँ पर। क्रेमास्टर मसल्स क्या करती हैं? ये अपनी जो पोजीशन है टेस्टिस की वो निर्धारित करती हैं। जैसे ठंड है तो बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा होगा, तो क्रेमास्टर मसल क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट होके जो है टेस्टिस को अपनी बॉडी के करीब ले जाएंगी ताकि उन्हें नॉर्मल जितना टेम्परेचर है वो मिल सके। पर अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो ये रिलैक्स हो जाएंगी और जो है बॉडी से टेस्टिस को दूर लेके चले जाएंगी। तो ये काम होता है क्रेमास्टर मसल्स का। Note, these highly convoluted vein have a plexus known as pampiniform plexus. पहले भी आप लोगों को शायद बताया है, अगर नहीं आप लोगों ने कोई ऐसा वीडियो नहीं देखा है तो फिर से बता देते हैं। जो है बॉडी से आता है गर्म खून, किसके थ्रू? आर्टरी के थ्रू। ये है अपनी आर्टरी जो कि किसको सप्लाई करेगी? अपनी टेस्टिस को सप्लाई करेगी। और टेस्टिस से क्या निकलेंगी फिर वापस? क्या जाएंगी? वेन्स जाएंगी। तो जो वेन्स है, जो टेस्टिस है उसके अंदर क्या होगा? टेम्परेचर होगा अपना ठंडा, मतलब वेंस में जो ब्लड है उसका टेम्परेचर होगा ठंडा। तो इसके चारों तरफ ये एक तरीके से कोइल अप हुई रहती है। तो जो गर्म खून आ रहा है उसकी गर्मी ये अपने अपने अंदर ले लेती हैं, और जो है जो टेस्टिस की तरफ जो खून जा रहा है उसका टेम्परेचर कम कर देती है। और इसी जो स्ट्रक्चर्स को, ये हाईली कॉन्वोल्यूटेड जो वेन्स है, इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस बोल रहे हैं। इसका मेन काम क्या है? थर्मोरेगुलेशन का ही इसका मेन काम है। अभी देखते हैं फंक्शंस ऑफ स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या काम जो है सर्व करता है, क्या काम आता है स्क्रोटम? दिस सपोर्ट टेस्टिस इन देयर प्रॉपर पोजीशन। ये अपनी जो टेस्टिस है उनको प्रॉपर पोजीशन में रखता है। स्क्रोटम प्रोटेक्ट्स टेस्टिस फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरी। तो जो स्क्रोटम है वो प्रोटेक्ट करता है टेस्टिस को, किसी बाहरी जो कोई इंजरी ना हो जाए उससे। दिस एरिया इज मिनिमम एक्सपोज टू इंजरी। जो ये एरिया है वो सबसे कम एक्सपोज होता है इंजरी के, क्योंकि उन दोनों टांगों के बीच में होता है तो काफी बचाव रहता है। थर्मोरेगुलेशन इज डन बाय स्क्रोटम एंड स्पर्मेटिक कोर। जो थर्मोरेगुलेशन है जो है इसका टेम्परेचर है रेगुलेट करना, वो किसके द्वारा किया जाता है? स्क्रोटम और स्पर्मेटिक कोर के द्वारा इसमें थर्मोरेगुलेशन किया जाता है। Scrotum helps in thermoregulation by shrinking or relaxation of skin and also with the help of sweat glands. तो एक तो जैसे हमने पीछे भी बताया कि एक तो क्रेमास्टर मसल्स है वो हेल्प करेंगे। एक जो है स्क्रोटम की जो वॉल है, जो स्किन है, उसके अंदर भी जो है ट्यूनिका डार्टस नाम की जो मसल्स होती हैं वो भी हेल्प करेंगी कि या तो श्रिंक करवा देंगी या रिलैक्स करवा देंगी जो स्किन है स्क्रोटम की उसको। तो अगर ठंड है तो श्रिंक हो जाएगी, तो जो है प्रोक्सिमिटी जो है टेस्टिस की वो करीब आ जाएगी बॉडी के, तो टेम्परेचर उसका ठीक रहेगा। अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो रिलैक्स हो जाएगी स्किन, और जो है टेस्टिस है वो बॉडी से दूर चले जाएंगे। इसके अलावा जो स्वेट ग्लैंड्स इसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं वो भी जो है हेल्प करती हैं टेम्परेचर रेगुलेशन में। नोट, स्पर्मेटिक कोड प्रोवाइड प्रॉपर टेम्परेचर ऑफ ब्लड फॉर स्पर्म प्रोडक्शन। दो स्पर्मेटिक कोड है उस वो प्रॉपर टेम्परेचर प्रोवाइड करता है ब्लड के लिए, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। द वही बात अभी जो हमने ऊपर बताई वही बात इसमें लिख रखी है। द ब्लड कम्स फ्रॉम टेस्टिकुलर आर्टरी। जो ब्लड आता है टेस्टिस के अंदर वो टेस्टिकुलर आर्टरी के थ्रू आता है जो कि गर्म होता है, पर जो बाहर वापस खून जाता है वो ठंडा होता है वेन के थ्रू। तो जो टेस्टिकुलर आर्टरी है वो जो अपना वेन्स है वो काफी एक दूसरे के करीब से गुजरती हैं। तो जो गर्माहट है, द वार्मथ ऑफ आर्टरी इज टेकन बाय
वेन जो आर्टरी की जो गर्म खून था उसकी गर्माहट कौन ले लेता है, वेन ले लेती है। और ब्लड रीचेज टू टेस्टिस इज समवट कोल्ड विच इज हेल्पफुल इंफॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो जो खून टेस्टिस तक पहुंचता है वो कुछ हद तक ठंडा होता है एज कंपेयर टू जितना मतलब बॉडी से आ रहा था उससे। वेन्स गेट ब्लड इज समवेयर वार्मर विच रिचेज टू हार्ट। और जो वेन्स लेके जाती है वो ब्लड क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, जो कि हार्ट में जाता है। वेन ऑफ टेस्टिस इज हाईली कोइल्ड। जो टेस्टिस की वेन है वो बहुत ज्यादा कोइल होती है। कोइल बता दिया था, मतलब ऐसे ऐसे चारों तरफ उसके चारों तरफ जो है घूमी हुई होंगी, जो कि क्या कर देती हैं, जो है टेम्परेचर ब्लड का वो कम कर देती हैं जो आर्टरी के थ्रू टेस्टिस के अंदर जा रहा है। और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कोइल स्ट्रक्चर को। कोइल स्ट्रक्चर ऑफ वेन अराउंड द टेस्टिकुलर आर्टरी इज कॉल्ड पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस। आ गया होगा समझ में। ये क्या दिखा रखा है? ये जो ब्लू कलर की दिखाई दे रही है ये है अपनी वेन्स। क्या बनाई हुई है ये, पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस। इसके अलावा जो रेड कलर की आ रही है ये है टेस्टिकुलर आर्टरी। ये इधर अपने टेस्टिस हो गए। बस इतना ही ध्यान रखना था और कुछ नहीं। ये हमने पहले बता दिया है, कुछ नहीं बताएंगे अब हम। एपिडिडाइमिस एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसके तीन पार्ट हैं। कापुट कॉर्पस कोड़ा। वास एफरेंशिया जो है ओपन होती है एपिडिडाइमिस में, हेड ऑफ एपिडिडाइमिस में। और जो टेल है वो ओपन होती है वास डेफरेंस में। पता है आपको क्या क्या फंक्शन है एपिडिडाइमिस के, ये देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल्स। जो एपिडिडाइमिस है उसके अंदर क्या होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं जो हमारी डायरेक्टली हमारे कंट्रोल में नहीं होते। द स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटोजोआ आगे कैसे निकल रहा है, आगे कैसे जा रहा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन होता है कौन सा, स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। कंसंट्रेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ हेड एंड बॉडी एब्जॉर्ब्स फ्लूइड। तो जो कंसंट्रेशन है स्पर्मेटोजोआ का, वो सॉरी, जो स्पर्मेटोजोआ है, स्पर्म है, वो कंसंट्रेट होते हैं। फालतू का जो भी फ्लूइड वगैरह है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है किसके द्वारा, एपिडिडाइमिस के द्वारा। एपिडिडाइमिस के भी हेड और बॉडी पार्ट्स जो हैं दोनों एब्जॉर्ब कर लेते हैं इस एक्स्ट्रा फ्लूइड को। स्टोरेज ऑफ स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटोजोआ कहाँ स्टोर होता है, वो होता है कोडा वाले पोर्शन में, टेल पोर्शन में। एपिडिडाइमिस के जो टेल वाला पोर्शन है, नीचे वाली जो कोडा पोर्शन जिसे हम बोलते हैं, उस पोर्शन के अंदर जो है स्पर्मेटोजोआ स्टोर होता है। मैचुरेशन। तो एपिडिडाइमिस के अंदर ये सारे काम होते हैं। कंसंट्रेशन भी होता है, स्पर्मेटोजोआ जो है वो मैच्योर भी होता है, स्टोरेज भी होती है, ट्रांसपोर्ट भी होता है। तो ये अगर फंक्शंस ऑफ एपिडिडाइमिस लिखा आ जाए तो ये सारी चीजें हमें लिखनी होंगी। मैच्योरेशन बिफोर स्टोरेज स्पर्मेटोजोआ आर नॉन मोटाइल। तो स्टोरेज से पहले जो है स्पर्मेटोजोआ जो है वो नॉन मोटाइल होते हैं। एंड नॉन फर्टाइल ड्यूरिंग और आफ्टर स्टोरेज इट हेल्प्स इन मैच्योरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। तो वही बात है, ये उस टाइम तक ये मूवमेंट नहीं होती इनकी शुरू। मूवमेंट तो जाके फिर कब होती है, जब इसके अंदर क्या मिक्स होता है, अपना जो सेमिनल प्लाज्मा है, जो एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स का सीक्रेशन है, वो जब इसके अंदर ऐड होता है स्पर्म के साथ मिक्स होता है, उसके बाद जो है स्पर्म के अंदर जो है मोटिलिटी हमें देखने को मिलती है, मूवमेंट इसके अंदर जो है देखने को मिलती है, तभी ये जो है फर्टाइल होता है। तो मैचुरेशन जो है इसके अंदर कुछ हद तक इसके अंदर जो है इसका मतलब स्पर्म्स का मैचुरेशन कहाँ होता है, एपिडिडाइमिस के अंदर, एपिडिडाइमिस के अंदर। इसके बाद एपिडिडाइमिस से क्या आगे जाएगा, वास डेफरेंस, ये भी हमें पता है। इट ओपन्स इन यूरेथ्रा एंड एट द ओपनिंग इट डाइलेट्स टू फॉर्म एम्पुला। तो ये जो वास डेफरेंस है जो कि एपिडिडाइमिस से कहाँ तक जाएगा, एपिडिडाइमिस से यूरेथ्रा जो कि पेशाब की नली है उसके अंदर जाके मिल जाएगा। और उससे मिलने से पहले ये थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा चौड़ा हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एम्पुला। और फिर ये अपने जो ग्लैंस पेनिस है वहां तक ये जो है एक्सटेंड करता है यूरेथ्रा। इट एक्ट एज पैसेज फॉर सिक्रीशन ऑफ ऑल accessory sex glands. The secretions of glands is called seminal plasma.
तो इसी के अंदर जो यूरेथ्रा है, इसी के अंदर जो है एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स हैं, उनका सिक्रीशन आता है। और इनके जो सिक्रीशन है, एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स हैं, उनके सिक्रीशन को क्या बोलते हैं हम? सेमिनल प्लाज्मा। एक बात हम बता देते हैं। तो एक वर्ड होगा सीमन। सीमन इज इक्वल टू स्पर्म्स प्लस सेमिनल प्लाज्मा। तो ये चीज है। ओके, ये यहाँ ये गलत हो गया, प्लस आएगा ये। यहाँ क्या होगा? प्लस आएगा। स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा मेक्स द सीमन। पेनिस। तो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग टाइप के पेनिस हैं, खासकर यहाँ दो तरीके के पेनिस हमें देखने को मिलते हैं। एक तो है जो अपना काऊ हो गया, बफेलो हो गई, बोर हो गया, इन सब के अंदर हमें देखने को मिलता है फाइब्रस पेनिस। जो स्टैलियन है, डॉग है, इसके अंदर हमें देखने को मिलता है मस्कुलर जो है पेनिस। फाइब्रस का मतलब क्या है और मस्कुलर का मतलब क्या है, ये शायद आगे भी आ जाएगा, वरना हम एक बार बता देते हैं। फाइब्रस का मतलब है कि ये जो इसका जो शेप है, साइज है, वो उतना ही रहता है। इरेक्शन के टाइम पर क्या होता है, बस जो है रिट्रैक्टर मसल है वो लूज हो जाती है और ये पूरा लंबा हो जाता है। जो रिट्रैक्टर मसल है वो रिलैक्स हो जाती है। पर मस्कुलर जो पेनिस होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, ब्लड का जो है, ब्लड जो है ज्यादा फिलअप हो जाता है मसल्स के अंदर, जिसकी वजह से हमें इरेक्शन देखने को मिलता है, जैसे कि ह्यूमंस के अंदर होता है। पेनिस इज कंपोज्ड ऑफ टू मसल्स। तो पेनिस के अंदर जो है दो तरीके की मसल्स प्रेजेंट होती हैं। एक है कॉर्पस स्पोंजियोसम, दूसरी है कॉर्पस कैवर्नोसम। तो कुछ ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। हाँ, ये देखिए ऊपर जो है कॉर्पस स्पोंजियोसम होंगे, और नीचे क्या होगा? कॉर्पस। ऊपर कैवर्नोसम होंगे और नीचे वाला जो होगा इसमें क्या होगा? स्पोंजियोसम। और स्पोंजियोसम के अंदर ही जो अपना यूरेथ्रा पास होता है, इसके अंदर से ही कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है इनके पेनिस का। आ गया समझ में? चलिए आगे देखते हैं। द पेनिस इज कंपोज्ड ऑफ टू मसल्स। जो पेनिस है वो दो तरीके की मसल्स का मिलकर बना होता है। एक है कॉर्पस स्पोंजियोसम और दूसरा है कॉर्पस कैवर्नोसम। ड्यूरिंग कोपुलेशन ब्लड इज एनगोल्ड इन द मसल। तो कोपुलेशन के टाइम पर जो है ब्लड है वो फिल अप हो जाता है, एनगोर्ज हो जाता है किसके अंदर? मसल्स के अंदर। इन ही मसल्स के अंदर कॉर्पस स्पोंजियोसम और कॉर्पस कैवर्नोसम। इट हेल्प्स इन इरेक्शन, जो कि इरेक्शन करवाता है। इन काउ बफेलो शीप गोट देयर इज एस शेप सिग्मोइड फ्लेक्सर। तो जो काउ बफेलो और अपना जो है गोट शिप है, इनके अंदर क्या होता है, हमें सिग्मोइड फ्लेक्सर देखने को मिलता है। एस शेप एक स्ट्रक्चर जो है पेनिस के अंदर देखने को मिलता है। ड्यूरिंग इरेक्शन, जो इरेक्शन के टाइम पर हम बता देते हैं एक बार, कुछ ही ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। ये मान लीजिए अपना पेनिस, और ये कुछ इस तरीके से जो है अटैच होता है। और यहाँ यहाँ पर क्या होती है, यहाँ से क्या होती है अटैच, ऊपर की तरफ रिट्रैक्टर मसल, जो कि इसको खींचे रखता है। पर इरेक्शन के टाइम पर जो ये मसल है वो लूज हो जाएगी, तो ये जो एस शेप जो स्ट्रक्चर है, लूज होने के बाद ये पूरा पूरा बाहर आ जाएगा, पूरा पूरा ऐसे अ, लंबा हो जाएगा। इरेक्शन के टाइम पर ये ऐसा होगा, क्योंकि ये जो अपनी रिट्रैक्टर मसल थी वो लूज हो जाती है, यानी कि लूज भी क्या बोलेंगे, रिलैक्स हो जाती है। ओके। ड्यूरिंग इरेक्शन दिस सिग्मोइड फ्लेक्सर इज स्ट्रेटन। तो इरेक्शन के टाइम पर जो ये सिग्मोइड फ्लेक्सर है वो स्ट्रेट हो जाता है। द एंटीरियर मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड ग्लैंस पेनिस। तो पेनिस की जो टॉप, पेनिस का जो हेड होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? ग्लैंस पेनिस। विच हैव ए लॉट ऑफ नर्व एंडिंग। और इसके अंदर बहुत सारी जो है नर्व्स एंड जो है प्रेजेंट होती है। नर्व्स की जो एंड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसको काफी ज्यादा सेंसिटिव कर देते हैं, जो है ग्लैंस पेनिस को काफी ज्यादा सेंसिटिव बना देते हैं। प्रीप्यूस। प्रीप्यूस क्या होता है? ये कवरिंग होती है किसके अराउंड?
ग्लैंस पेनिस के ऊपर या नॉन इरेक्शन के टाइम पर जो है पेनिस हमें अलग से बाहर की तरफ नहीं देखने को मिलता, तो उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रीप्यूस बोलते हैं। सीमन मिक्स्ड विद सेमिनल प्लाज्मा इज नोन एज सिम स्पर्म्स मिक्स्ड विद सेमिनल प्लाज्मा इज नोन एज स्पर्म, ये हमने कर लिया था। अब देखते हैं हम एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स। द फोर मेजर एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स आर एम्पुला, द वेसिकुलर ग्लैंड्स जिसे हम सेमिनल वेसाइकल भी बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये चार जो है, चार तरीके की सेक्स ग्लैंड्स हमें देखने को मिलती हैं एनिमल्स के अंदर। डॉग्स जो होते हैं उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है प्रोस्टेट ग्लैंड देखने को मिलती है। तो एम्पुला देख लेते हैं सबसे पहले। ये ना थोड़ा सा डाइलेटेड पार्ट होता है। अ, ज- जब अपना जो है वास्ट डिफरेंस मिलता है किसके साथ, यूरेथ्रा के साथ मिलता है, तो वहां पर एक डाइलेटेड पोर्शन होता है, उसको ही एम्पुला बोलते हैं। तो द एम्पुला इज फुली डेवलप्ड इन रूमिनेंट्स, तो रूमिनेंट्स के अंदर ये जो है एम्पुला फुली डेवलप होता है, और हॉर्सेज के अंदर, इन दोनों स्पीसीज के अंदर मतलब रूमिनेंट्स और हॉर्सेज के अंदर जो है एम्पुला पूरी तरीके से डेवलप हो रखा होता है। दिस ग्लैंड्स आर एब्सेंट इन डॉग्स, कैट्स एंड स्वाइन, सुअर, बिल्ली और कुत्तों के अंदर ये जो ग्लैंड है एब्सेंट होता है। इसके बाद है वेस्टिकुलर ग्लैंड, जिसे हम सेमिनल वेसिकल भी बोलते हैं। वेसिकुलर ग्लैंड्स आर एब्सेंट इन कार्निवोर्स, जो वेसिकुलर ग्लैंड्स हैं वो किसके अंदर एब्सेंट होती हैं, कार्निवोर्स के अंदर एब्सेंट होते हैं, बट प्रेजेंट इन हॉर्सेज। तो कार्निवोर्स के अंदर कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होंगे, चाहे वो कैट है, डॉग है, उन सब के अंदर कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होंगी, वेसिकुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होंगे। किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, हॉर्स के अंदर प्रेजेंट होती है वेसिकुलर ग्लैंड या सेमिनल वेसिकल्स, स्वाइन के अंदर और रूमिनेंट्स के अंदर। वेसिकुलर ग्लैंड्स का फंक्शन क्या होता है, ये कंट्रीब्यूट किया करता है सीमन सीमन प्लाज्मा। सीमन प्लाज्मा, प्लाज्मा मतलब एक तरीके से पानी तरीके का जो है स्ट्रक्चर, जिसके अंदर जो है स्पर्म्स तैरेंगे, वो चीज जो कंट्रीब्यूट करता है वो कौन होता है, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। बाकी ग्लैंड्स भी करते हैं पर इसका जो है मेजर रोल होता है। इट्स सिक्रीशन कंटेन फ्रक्टोज, इसके जो सिक्रीशंस होते हैं, जो ये लिक्विड सीक्रेट करता है, उसके अंदर फ्रक्टोज जो कि एक शुगर है, शोरबिटोल, ये प्रेजेंट होता है, जो कि किसका सोर्स होते हैं, एनर्जी सोर्सेज होते हैं स्पर्म के लिए। इट ऑल्सो कंटेन फोस्फेट्स एंड कार्बोनेट्स, इसके अलावा इसके अंदर और क्या प्रेजेंट होता है, फोस्फेट्स और कार्बोनेट्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि बफरिंग एजेंट की तरीके से काम करते हैं। जो है एसिड बेस, एसिड और बेस के जो एसिड और बेस को संतुलित करके रखते हैं, बैलेंस बना के रखते हैं। प्रोवाइड एनर्जी बफर एक्शन टू स्पर्म टू प्रोटेक्ट देम, तो इसका जो सिक्रीशन है वो क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा और बफर एक्शन प्रोवाइड करेगा, जिससे स्पर्म्स को प्रोटेक्शन मिलेगी। दो ग्लैंड्स हो गई हैं, दो ग्लैंड्स और बाकी हैं। अगली ग्लैंड्स का क्या नाम होगा, प्रोस्टेट, और उससे अगली का बल्बो यूरेथ्रल या ट्यूबुलर ग्लैंड जिसे हम बोलते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड फाउंड एट द जंक्शन बिटवीन ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, जहां पर ब्लैडर और यूरेथ्रा मिलते हैं वहां पर, मतलब जैसे ये अपना यूरिनरी ब्लैडर था, यहाँ नीचे की तरफ यूरेथ्रा है, तो जो अपनी प्रोस्टेट ग्लैंड होगी वो कहाँ प्रेजेंट होगी, ये इसके चारों तरफ जो है प्रेजेंट होगी। फाउंड एट द जंक्शन बिटवीन ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, प्रोस्टेट ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ द मेन बॉडी एंड डिसेमिनेटेड पोर्शन। दो तरीके की से ये प्रेजेंट होता है, खास बात है नहीं, मेन बॉडी और डिसेमिनेटेड यानी कि इधर उधर छिटकू छिटकू जो है पोर्शन इसके प्रेजेंट होते हैं। द बॉडी इज वेल डेवलप्ड इन कार्निवोर्स, तो जो ये बॉडी है वो कार्निवोर्स के अंदर वेल डेवलप्ड होती है। वाइल हॉर्स एंड हॉर्सेज, हॉर्सेज और जो है कार्निवोर्स, इसके अंदर जो इसकी जो मेन बॉडी है प्रोस्टेट ग्लैंड की, वो वेल डेवलप्ड होती है। वाइल द डिसेमिनेटेड पोर्शन इज बेटर डेवलप्ड इन कैटल एंड स्वाइन्स, पर जो डिसेमिनेट पोर्शन होता है वो ज्यादा डेवलप किस किस के अंदर होता है, कैटल और स्वाइन्स के अंदर ज्यादा डेवलप होता है। रैम्स डू नॉट हैव ए वेल डेवलप्ड प्रोस्टेट, तो जो रैम्स हैं, भेड़ हैं या मेंढे जिसे बोलते हो, उसके अंदर जो है प्रोस्टेट ग्लैंड कुछ खास डेवलप नहीं होती है।
उसके बाद देखते हैं, इट्स मेन फंक्शन इज टू ऐड इनऑर्गेनिक साल्ट्स। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? इनऑर्गेनिक साल्ट्स को मिलाना, किसके अंदर? सेमिनल प्लाज्मा के अंदर ऐड करना। तो अगर फ्रक्टोज और सोर्बिटोल ऐड करने का हमें पूछ लिया जाए तो क्या होगा उसके लिए? सेमिनल वेसिकल। पर जैसे इनऑर्गेनिक साल्ट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब सेमिनल प्लाज्मा में कौन सी ग्लैंड ऐड करती है? तो हम बोलेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड। डिसेमिनेट पोर्शन का मतलब क्या होता है कि जो अपना जैसे अपना हॉर्सेज और कार्निवोर्स के अंदर तो ये अलग से एक पूरी बॉडी हमें अलग से देखने को मिल जाएगी, प्रोस्टेट ग्लैंड। पर इसके अलावा जो कैटल और स्वाइन्स होते हैं उसके अंदर जो हमें ये जैसे ये अपना ब्लैडर है, ऊपर ये यूरिनी ब्लैडर है और ये यहाँ पर अपना यूरेटर है। तो इसकी वॉल के अंदर ही इसके अंदर क्या होंगे? जो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो कुछ कुछ हिस्सा जो है प्रेजेंट होगा। जैसे यहाँ पर इसकी वॉल के अंदर ही जो है प्रेजेंट होंगे, कैटल के अंदर और स्वाइन्स के अंदर इसकी वॉल के अंदर ही जो है कुछ कुछ हिस्से इसके प्रेजेंट होंगे। आ गया होगा समझ में? चलिए आगे देखते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या जिसे हम ट्यूबुलर ग्लैंड भी बोल देते हैं या फिर काउपर्स ग्लैंड भी बोल देते हैं। नाम आपको सारे याद रखने हैं। बल्बो यूरेथ्रल, काउपर्स ग्लैंड। तो ये कैटल के अंदर वॉलनट शेप के होते हैं, वॉलनट के साइज के जितने होते हैं, ह्यूमंस के अंदर काफी छोटे होते हैं। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जिसे हम काउपर्स ग्लैंड बोलते हैं, ये एक पेयर्ड स्ट्रक्चर है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड थी वो पेयर्ड स्ट्रक्चर नहीं था। सेमिनल वेसाइकल थी वो पेयर्ड थी, और जो अपना एम्पुला है वो भी पेयर्ड था। So these are paired structure located in located dorsolaterally to the pelvic urethra। तो ये क्या होते हैं? पेयर स्ट्रक्चर होते हैं जो पेल्विक यूरेथ्रा, पेल्विस के अंदर जो यूरेथ्रा पास हो रहा होता है उसके डोर्सल यानी कि ऊपर की तरफ प्रेजेंट होंगे, और बराबर की तरफ लेटरली प्रेजेंट ये होंगे, कुछ ऐसे ऊपर की तरफ और जो है साइड साइड में। ऑल डोमेस्टिक एनिमल्स एक्सेप्ट फॉर डॉग्स हैव बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। तो सब के सब डोमेस्टिक एनिमल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, छोड़ करके डॉग्स के अंदर, क्योंकि डॉग्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है। The mucus production from this gland has lubricating function and clears the urethra from urine। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? म्यूकस प्रोड्यूस करेगा। तो अगर आपने कभी अगर किसी बुल की मेटिंग करवाते हुए देखा होगा, तो उसके अंदर जो है इजैकुलेशन से पहले कुछ ड्रिबलिंग होती है। तो वो ड्रिबलिंग किस की होती है? बल्बोइड ग्लैंड का से ही वो जो सिक्रेशन आता है वो क्या करता है? फ्लश कर देता है, साफ कर देता है जो यूरेथ्रा है उसे, ताकि कोई भी जैसे यूरिन है वो एसिडिक होता है या एल्कलाइन इन नेचर होता है, कुछ एनिमल्स में जैसे कि रुमिनेंट्स में एल्कलाइन होता है, तो उससे बचाने के लिए सीमन को, स्पर्म्स को, तो वो क्या करता है? फ्लश कर देता है, साफ कर देता है। तो वो जो पहले सिक्रेशन हमें देखने को मिलता है वो किसका सिक्रेशन होता है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रेशन होता है। The mucus production from this gland has lubricating function and clears the urethra from urine। तो जो म्यूकस प्रोडक्शन है इस ग्लैंड के अंदर, वो lubricating फंक्शन है, यानी कि चिकनाहट पैदा करेगा और जो यूरेथ्रा है उसको साफ कर देगा। ओके जी, आगे देखते हैं क्या है। काउपर्स ग्लैंड इज मच लार्जर इन बोर। तो बोर के अंदर जो सुअर है उसके अंदर बाकी अलग अलग स्पीसीज से जो है कॉर्पस, काउपर्स ग्लैंड है वो ज्यादा मैच्योर होती है। मेकअप मोस्ट ऑफ द लिक्विड पोर्शन ऑफ सीमन। तो जो बोर्स हैं उसके अंदर जो लिक्विड पोर्शन है सीमन का, वो ज्यादातर कौन बनाता है? काउपस ग्लैंड ही बनाती है। हेल्प्स टू फ्लश द यूरिन फ्रॉम यूरेथ्रा टू प्रोटेक्ट द सीमन एंड स्पम फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यूरिन। ओके, थोड़ा और बता देते हैं हम। तो शुरुआत में जो है ना जेल लाइक सिक्रेशन आता है बोर्स के अंदर, काफी ज्यादा अमाउंट में।
तो सिक्रेशन हम यूजुअली जब सीमन कलेक्ट करते हैं तो उसको कलेक्ट नहीं किया जाता, उसको अवॉइड किया जाता है। वो वही वो सिक्रेशन किसके द्वारा आता है? वो सिक्रेशन होता है काउपस ग्लैंड का, बोर्स के अंदर। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि बोर्स का जो है सीमन है वो लगभग लगभग 250 मिलीलीटर या 250 ग्राम से ज्यादा होता है। तो उसके अंदर शुरू वाला जो पोर्शन होता है वो जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो ज्यादातर क्या है, वो सारा का सारा पोर्शन कौन सिक्रीट करता है? अपने काउपस ग्लैंड जो है सिक्रीट करता है। यही बात थी। इसके बाद ब्लड सप्लाई टू ऑर्गन्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं उनको ब्लड सप्लाई कौन कौन सी आर्टरी कर रही है वो देखते हैं। तो स्क्रोटम को कौन सप्लाई करता है? एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी। पूछ लिया जा सकता है कि स्क्रोटम को कौन जो है प्रोवाइड करता है। क्या हो गया भाई? तो स्क्रोटम को सप्लाई कौन करता है ब्लड? एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी। टेस्टिस को इंटरनल स्पर्मेटिक आर्टरी या इंटरनल टेस्टिकुलर आर्टरी। पेनिस और एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स को कौन प्रोवाइड करता है? इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी। इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी। कुछ डिफेक्ट ही हो गया अपने इसके अंदर। चलिए, याद रखनी है। एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी करता है स्क्रोटम को सप्लाई ब्लड, टेस्टिस को इंटरनल स्पर्मेटिक आर्टरी, और इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी जो है सप्लाई करता है पेनिस और एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स को ब्लड। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम देखेंगे, जैसे गायनेकोलॉजी। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा गायनेकोलॉजी के बारे में। इट इज द स्टडी ऑफ फंक्शंस एंड डिजीज अफेक्टिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सीधी भाषा में ये बोल सकते हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी और उसके जो है डिजीजेस की, फंक्शंस की स्टडी को क्या बोलते हैं? गायनेकोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ फंक्शंस एंड डिजीजेस अफेक्टिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, एंड्रोलॉजी भी सेम है। इट इज द स्टडी ऑफ फंक्शंस एंड डिजीजेस अफेक्टिंग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो अफेक्ट करते हैं डिजीजेस, उनको क्या बोलते हैं? एंड्रोलॉजी। ऑब्स्टेट्रिक्स, ये वो वाली जो है, इसके अंदर इस साइंस के अंदर जो है ये जो है वेटरनरी साइंस का वो हिस्सा होता है, वो पार्ट होता है जिसके अंदर हम किसकी पढ़ाई करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं जो किस, इट इज द साइंस दैट डील्स विद केयर ऑफ फीमेल और डैम बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन से पहले, पार्चुरेशन के टाइम पर और पार्चुरेशन के बाद जो साइंस डील करेगा इन सब की जो है बीमारियों के साथ, या इन सब की जो फंक्शंस हैं अलग अलग जो डिसऑर्डर्स हैं उन सब के साथ जो डील करता है उसे क्या बोलते हैं? ऑब्स्टेट्रिक्स। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है नए इंडिविजुअल्स जो है बनते हैं। थीरोजेनोलॉजी, इसके अंदर ये सारी चीजें जाती हैं, एंड्रोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनेकोलॉजी, इन सब की को मिलाकर क्या बनता है अपना? थीरोजेनोलॉजी। तो इसमें देख लेते हैं। It is the study of reproduction in male and female animal. It includes physiology, pathology of male and female reproductive organs. तो ये स्टडी होती है किसका, किसकी? रिप्रोडक्शन इन मेल एंड फीमेल एनिमल्स। इट इंक्लूड्स फिजियोलॉजी यानी कि फंक्शनिंग एंड पैथोलॉजी, और जो बीमारियां हैं उन सबको इसके अंदर लेते हैं, पढ़ा जाता है। तो इससे क्या बोलते हैं? थियोजेनोलॉजी। चलिए आगे देखते हैं। सर्टोली सेल्स फॉर्म ब्लड टेस्टिस बैरियर। हमने पहले ही कर लिया था, सर्टोली सेल हैं जो ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाती हैं। प्यूबर्टी, so the condition of being or the period of becoming first capable of reproducing sexually, that is brought on by the production of sex hormone and the maturation of reproductive organs such as testes, ovaries, development of secondary sex characteristics. It is the age when ejaculation of the male contains at least 10% of motile sperms.
एंड इन फीमेल व्हेन द फर्स्ट एस्ट्रस इज फॉलोड बाय फर्टाइल ओवुलेशन। तो ये एक ऐसी एज होती है जिस एज के ऊपर जो एनिमल है वो कैपेबल हो जाता है रिप्रोडक्शन करने के लिए। जो कि मेल्स के अंदर कैसे पता चलेगा? अगर उसके जो इजेकुलेशन है उसके अंदर 10% मोटाइल स्पर्मेटोजोआ प्रेजेंट होगा तो हम उस एज को क्या बोलेंगे? एज ऑफ प्यूबर्टी। यानी कि उसके अंदर प्यूबर्टी आ गई है। मेल के इजेकुलेशन के अंदर अगर 10% जो है मोटाइल स्पर्मेटोजोआ प्रेजेंट होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे प्यूबर्टी इन मेल। इस एज के अंदर क्या क्या होगा होगा जो है सेक्स हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन होगा, सेक्स हॉर्मोन्स बनेंगे, कैपेबल हो जाएंगे जिसकी वजह से जो है अपने एनिमल्स और जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जैसे कि फीमेल्स में ओवरी, ओवी, यूट्रस हो गया, फैलोपियन ट्यूब, ये सब चीजें जो है डेवलप हो जाएंगी, मैच्योर हो जाएंगी। और मेल्स में जैसे टेस्टिस वगैरह ये सब ऑर्गन्स जो है डेवलप हो जाएंगे। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमें देखने को मिलेंगे। मेल्स के अंदर मस्कुलैरिटी अलग से हमें देखने को मिलेगी। और अलग अलग जो भी हमें मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट जो कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। फीमेल्स के अंदर कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर जो है प्यूबर्टी आ गई है? तो इन फीमेल्स व्हेन फर्स्ट एस्ट्रस इज फॉलोड बाय फर्टाइल ओवुलेशन इट इज कॉल्ड एज प्यूबर्टी इन फीमेल। तो फीमेल्स के अंदर जब पहली बार जो एस्ट्रस देखने को मिलेगा और उस एस्ट्रस में जब है ओवुलेशन हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे प्यूबर्टी इन फीमेल। इन कैटल heifer attain puberty when it gains 35 to 45% ऑफ मैच्योर साइज बॉडी वेट। तो कैटल्स के अंदर जो हीफर होती हैं वो अटेन कब कर लेती हैं? जो प्यूबर्टी की एज है वो कब उनके अंदर आ जाती है? जब उनके अंदर 35 से 45 जो एक मैच्योर बॉडी वेट होता है, एक मैच्योर काऊ का बॉडी वेट होता है, उसका अगर 35 से 45 जो है प्रतिशत वजन उसके अंदर हो जाता है तो उस टाइम पर उसके अंदर क्या आ जाती है? प्यूबर्टी आ जाती है। पर इस समय पर हम जो है हाँ, इस समय पर जो है हम उसको ब्रीड ही नहीं करवाएंगे, उसकी मेटिंग नहीं करवाएंगे। मेटिंग कब करवाएंगे? जब वो 55% जो है अपना मेच्योर बॉडी का 55% जो है वजन उसके अंदर हो जाएगा उसके बाद। अगर इतनी जल्दी हम आते ही पहली बार ही जो है ईट में आया एनिमल और हमने उसकी मेटिंग करवा दी तो उसके अंदर अलग अलग जो है प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलेंगी, जैसे डिस्ट्रोफिया हो सकता है आगे चल के, या और भी अलग अलग बीमारियां हमें देखने को मिल सकती हैं जिससे जो है फीटस की और डैम की दोनों की हालत खराब हो सकती है, उन दोनों की हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है ये सब। इफ एनिमल्स आर ब्रेड एट प्यूबर्टी, तो जो एनिमल्स हैं अगर उनको प्यूबर्टी के एज में जो है ब्रीड किया जाए, ए हाई परसेंटेज हैव डिफिकल्टी इन परsuasion, तो डिस्ट्रोफिया केस हमें देखने को मिलेगा, वही बात है। सेक्सुअल मैच्योरिटी, सेक्सुअल मैच्योरिटी किसे बोलेंगे? प्यूबर्टी को हम सेक्सुअल मैच्योरिटी नहीं बोलेंगे, तो किससे बोलेंगे? देखते हैं। प्यूबर्टी तो आ गई जब पहली बार ओवुलेशन हो गया या पहली बार जो है इजेकुलेशन हो गया एनिमल के अंदर। प्यूबर्टी सेक्सुअल मैच्योरिटी की शुरुआत है, ऑनसेट ऑफ जो है सेक्सुअल मैच्योरिटी है। पर सेक्सुअल मैच्योरिटी इज द एज एट विच मेल एंड और फीमेल अटेन्स फुल रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी आफ्टर प्यूबर्टी। तो जिस एज में जो है फीमेल है या मेल है वो अपने पूरे पूरे जितना उनको जितना जैसे मेल्स के अंदर जितनी परसेंटेज ऑफ अपना स्पर्म मोटिलिटी देखी जानी चाहिए उतनी दिख जाए, और फीमेल्स के अंदर उसका जो है बॉडी साइज पूरा हो जाए ताकि वो अच्छे से जो है फीटस को अकोमोडेट कर सके, नरिश कर सके, तो उस एज को सेक्सुअल मैच्योरिटी बोलेंगे। जब उनके अंदर जो है एफिशिएंसी पूरी आ जाएगी रिप्रोडक्शन की। एफिशिएंसी वर्ड भी शायद ठीक नहीं रहेगा, मतलब ये पूरी तरीके से जो उनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो उन्हें मिल जाएगी। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्यूबर्टी, तो प्यूबर्टी को कौन कौन से फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं? जैसे किसी के एनिमल के अंदर जो है बहुत जल्दी आ जाए आती है प्यूबर्टी, किसी एनिमल के अंदर बहुत ज्यादा लेट आती है। तो क्या क्या चीजें जो है अफेक्ट करती हैं? एक तो है सीजन, किस सीजन में जो है एनिमल का बर्थ हुआ, और ये खास करके जैसे ईव है,
ब्रीडिंग सीजन अफेक्ट्स द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, जिस सीजन में ब्रीडिंग हुई। ओके, जिस सीजन में उसका जन्म हुआ वो भी अफेक्ट करता है, सीजनल जो है, सीजनली जो है प्यूबर्टी को अफेक्ट करता है। ईव लैम्स बोर्न इन अर्ली स्प्रिंग, यानी कि अर्ली स्प्रिंग किसे बोलते हैं, जैसे कि अभी जो है फेब फेब में जो है नए नए पत्ते वगैरह खिलने लग जाते हैं, जो जड़े हुए पत्ते थे वो अलग अलग नई नई फूट कोपल जो है खिलने लग जाती है, तो वो उस मौसम को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग। तो अर्ली स्प्रिंग में जो है अगर कोई है, अगर कोई अपने भेड़ ने बच्चे को जन्म दिया है, लैम को जन्म दिया है, तो क्या होगा कि वो अगली जो है ओटम के अंदर या फॉल के अंदर अगला जो पतझड़ है, ठंड से ठीक पहले जब पत्ते झड़ने शुरू हो जाते हैं, दिवाली के आसपास का जो टाइम होता है, उस टाइम पर जो है ये 180 दिन के हो जाएंगे, और जो है इनके अंदर हमें प्यूबर्टी देखने को मिलेगी। बट ईव लैम्स बोर्न इन लेट स्प्रिंग, पर जो ऐसी ईव लैम्प है जो कि लेट स्प्रिंग के आखिर में जो है अपना वसंत वसंत ऋतु के लास्ट में अगर कोई ईव लैम्प आया है या कोई भेड़ ने जन्म लिया है, तो क्या करेगी, अर्ली समर अटेन और एंड अर्ली समर अटेन्स प्यूबर्टी ओनली इन द फॉल ऑफ द नेक्स्ट ब्रीडिंग सीजन। तो वो क्या कितना ले लेगी, लगभग लगभग 400 दिन ले लेगी जो है प्यूबर्टी अटेन करने के लिए। आया समझ? अगर कोई अपनी जो है ईव लैम्प जो है लेट स्प्रिंग में अगर जन्म लेती है, तो उसके अंदर जो है आगे चल के एक सीजन को छोड़ के अगले सीजन में जो है वो क्या करेगी, हाँ, अगले जो फाल में वो है उस वो ब्रीडिंग की कैपेबल होगी, उसके अंदर प्यूबर्टी आएगी, इतनी बात है। इसके अलावा अगर कैसी हेल्थ है, अगर किसी को बीमारी हो, जैसे टीबी वगैरह हो किसी एनिमल को, उसकी जो है हड्डियां दिख रही हैं, तो उसके अंदर जो है प्यूबर्टी सीधी बात है लेट आएगी। अगर न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल रहा है तो उसके अंदर भी जो है प्यूबर्टी लेट आएगी। कुछ ब्रीड्स हैं जिनके अंदर जल्दी जो है प्यूबर्टी आ जाती है, जैसे कि अपनी जो एग्जोटिक कैटल्स हैं उसमें 12 से 15 महीने के अंदर जो है प्यूबर्टी आ जाती है। तो ब्रीड भी एक रोल प्ले करता है प्यूबर्टी के उन सेट में। ये ये इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन से, ये एटलीस्ट ये चीजें तो आपको याद ही रखनी चाहिए कि सीजन इन्फ्लुएंस करता है, पुअर हेल्थ इन्फ्लुएंस करती है प्यूबर्टी को, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस, तो जो है ट्रॉपिक एरिया में, ट्रॉपिक एरिया के अंदर जो है प्यूबर्टी जल्दी आ जाती है एनिमल्स के अंदर, जो कि ट्रॉपिक ऑफ जो है अपनी इक्वेटर के आसपास वाला एरिया है, उसको ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं, तो उसके अंदर जो प्यूबर्टी जल्दी एज में आ जाती है। तो अलग अलग एनिमल्स के अंदर जो है अ, क्या बोलते हैं, हाँ, अलग अलग जो एनिमल्स हैं उसके अंदर एज ऑफ प्यूबर्टी बता रखी है। तो जैसे काऊ है, काऊ के अंदर एज ऑफ प्यूबर्टी कितनी बता रखी है, 12 से 18 महीने। बफेलो के अंदर बता रखी है 24 से जो है 26 महीने, 36 महीने सॉरी। दो से जो है 3 साल के एज के अंदर बफेलो के अंदर प्यूबर्टी आती है। 1 से 1.5 साल के अंदर काऊ के अंदर होती है। 6 से 10 महीने के अंदर जो है शिप के अंदर जो है प्यूबर्टी आ जाती है। मेयर के अंदर 12 से 24 महीने, या इसको और ज्यादा जो है स्पेसिफिक ले तो 18 से 24 महीने बोला जाता है। ऐसे ही जो सो और बिच सूरी और जो कुतिया है या फीमेल डॉग है, उसके अंदर भी 6 से 10 महीने के अंदर जो है प्यूबर्टी आ जाती है। जेस्टेशन पीरियड भी हम देख चुके हैं। अगर आपने चलो फिर से देख लेते हैं। जेस्टेशन पीरियड, इट इज अ पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टिल पार्चुरेशन। तो ये ऐसा पीरियड है जिसके अंदर एक सेकंड में ये नोटिफिकेशन ऑफ कर देता हूँ। हाँ, तो जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, जितने टाइम के अंदर जो है फर्टिलाइजेशन से, जैसे आज हमने जो है मीटिंग करवाई, आज जो है फर्टिलाइजेशन हो गया,
उस टाइम से जो पार्चुरेशन, जब तक हमारी गाय भैंस या बकरी या जो भी एनिमल है वो ब्याएगा, उस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, जेस्टेशन। इट इज द पीरियड फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन टिल पार्चुरेशन। तो वो पीरियड जो फर्टिलाइजेशन से शुरू होता है और पार्चुरेशन तक रहता है, उस पीरियड को क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड। द जेस्टेशन लेंथ इज डिफरेंट इन डिफरेंट स्पीसीज। अलग अलग स्पीसीज के अंदर अलग अलग जो है जेस्टेशन की लेंथ देखने को मिलती है। जैसे बिच के अंदर जो है 2 महीने 2 दिन है। सो के अंदर ये गलत लिख रखा है इसके अंदर, ये आपको याद नहीं करना है। आपको याद करना है 3 months 3 weeks 3 days, ये याद करना। तो सो के अंदर क्या होगा, 3 month 3 week 3 days जो है जेस्टेशन पीरियड होता है। शीप और गोट के अंदर, इसके अंदर भी अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो शिप के अंदर अगर एक पूछ रखा हो तो शिप के अंदर क्या करेंगे, 145 दिन। और गोट के अंदर क्या करेंगे, 155 दिन। बाकी 5 महीने +- 5 दिन होता है। काऊ के अंदर 9 महीने +- 9 दिन, या डेज में आए तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देना। बफेलो के अंदर 10 महीने, मेयर के अंदर 11 महीने, केमल के अंदर 12 महीने। हाँ, केमल के अंदर आएगा 13 महीने, गलत लिख रखा है ये, पता नहीं। 13 महीने 13 दिन, या 1 साल 1 महीना और 1 दिन बोल सकते हैं, या 13 महीने 13 दिन बोल सकते हैं, कुछ भी आप समझ सकते हो। इसके अलावा मेयर के अंदर जो है 11 महीने होगा। एस यानी कि डंकी के अंदर, एस, और व्हाट कैन वी से इट, डंकी के अंदर क्या होगा, 12 मंथ्स 12 दिन। तो ये डंकी के अंदर होगा। एलिफेंट के अंदर 24 महीने 24 दिन, या फिर 18 महीने, 18 से 24 महीने यूजुअली माना जाता है एलिफेंट के अंदर। तो ये थे अपने कॉमन जो स्पीसीज होते हैं, उनके उनका जेस्टेशन पीरियड। पार्चुरेशन क्या होता है, प्यार पार्चुरेशन जिसे हम काविंग बोलते हैं, कैटल के अंदर एक्ट ऑफ पार्चुरेशन, इन अलग अलग एनिमल के अंदर अलग अलग नाम होते हैं। तो इट इज ए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है बाय विच प्रेग्नेंट यूट्रस, जिसके अंदर जो है प्रेग्नेंट यूट्रस है, जिसके अंदर अभी फीटस है, वो एक्सपेल करता है किसको, फीटस को और फीटल मेम्ब्रेन्स को। तो इट इज ए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच प्रेग्नेंट यूट्रस एक्सपेल्स फीटस एंड फीटल मेम्ब्रेन्स। तो ये एक ऐसी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि क्या करता है, एक्सपेल करता है फीटस को और फीटल मेम्ब्रेन्स को। तो प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन और या एक्ट ऑफ पार्चुरेशन अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग नामों से हम इसको जाना जाता है। तो काऊ और बफेलो के अंदर एक्ट ऑफ पार्चुरेशन को क्या बोलेंगे, काविंग। मेयर के अंदर क्या बोलेंगे, होलिंग। सो के अंदर फैरोइंग, बिच के अंदर वेल्पिंग, शिप के अंदर लैम्बिंग, गोट के अंदर कीडिंग। का बच्चा क्या होता है, कीड होता है, तो उससे याद रखना है कीडिंग। शिप का बच्चा लैम्ब होता है, लैम्बिंग। बिच के अंदर इसको बोलते हैं वेल्पिंग। मेयर मेयर के अंदर जो होता है, मेयर का बच्चा जो है फोल होता है, उसे उसको बोलेंगे फोलिंग। और कैटल और बफेलो के अंदर इसको बोलेंगे काविंग। ओके, अब देखते हैं ओवुलेशन। ओवुलेशन होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ओवा फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड ओवुलेशन। वो प्रोसेस जिसके अंदर ओवा जो है ओवरी से बाहर निकलता है, उसे क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। इन मोस्ट डोमेस्टिक एनिमल्स द ओवुलेशन इज स्पॉन्टेनियस। यानी कि ज्यादातर जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उसके अंदर जो है ओवुलेशन जो होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब है, उनके अंदर जो है चाहे वो किसी मेल की कांटेक्ट में आए या ना आए, ओवुलेशन जो है होना है तो होगा ही। पर कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जैसे कि रैबिट, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आ सकता है। रैबिट, कैट और कैमल, इनके अंदर क्या, ये क्या होते हैं, इंड्यूस्ड ओवुलेटर होते हैं। यानी कि जब इनकी मेटिंग होगी तभी इनके अंदर ओवुलेशन होगा। किसकी प्रेजेंस में, जब मेल के साथ इनकी मेटिंग होगी उसी टाइम पर इनके अंदर जो है ओवुलेशन होगा।
इट इज इंड्यूस्ड दैट दैट इज ओकर आफ्टर मेटिंग। तो मेटिंग के बाद जो है इसके अंदर जो है ओवुलेशन हो। इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स ओवुलेशन ओकर ड्यूरिंग एस्ट्रेस एंड और हीट पीरियड। तो ज्यादातर जो एनिमल्स है उनके अंदर जो है ओवुलेशन कब होता है? एस्ट्रेस के टाइम पर या हीट पीरियड के टाइम पर जो अपनी काऊ और बफेलो है इनके अंदर क्या होगा? मेट एस्ट्रेस पीरियड के अंदर जो है या आफ्टर द एस्ट्रेस, या एस्ट्रेस के बाद जो पीरियड आता है उसे क्या बोलते हैं? मेट एस्ट्रेस। तो काऊ और बफेलो के अंदर जो ओवुलेशन जो होता है वो मेट एस्ट्रेस पीरियड में होता है। इन काउ ओवुलेशन ओकर 12 to 14 आवर्स आफ्टर द एंड ऑफ यूट्रस एस्ट्रेस, सॉरी। तो काउ के अंदर जो ओवुलेशन होता है वो एस्ट्रेस जब एक बार खत्म हो चुका होता है, एस्ट्रेस पीरियड, तो उसके 12 से 14 घंटे के बाद जो है हमें ओवुलेशन देखने को मिलता है। मेयर के अंदर एक पार्टिकुलर पॉइंट से ही जो है ओवुलेशन होता है, एक पार्टिकुलर जो है स्ट्रक्चर होता है जिससे जो है ओवुलेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं? ओवुलेटरी फोसा या ओवुलेशन फोसा भी बोला जाता है। मेयर्स के अंदर ये, जैसे मेयर की ये जो ओवरी है, ये मेयर की ओवरी है, तो इसके अंदर एक पर्टिकुलर जगह होगी, हमेशा हमेशा जो है ओवुलेशन उसी जगह पर जो है हो। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड बाय।